नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कतर द्वारा 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा पर केंद्र सरकार लगातार विचार कर रही है। इन पूर्व अधिकारियों को वापस लाने के लिए कानूनी विकल्प भी ढूंढे जा रहे हैं। इस फैसले ने भारत और कतर के बीच तल्खी बढ़ा दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। इन 8 भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। भारत के पास अब क्या रास्ते हैं, देखिए रिपोर्ट। खुले समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों को कमांड करने वाले 8 पूर्व नौसैनिक अगस्त 2022 से कतर की जेल में हैं। उनके खिलाफ आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन 7 सुनवाइयों के बाद वहां की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। क्या है ये मामला? कैसे बात मौत की सजा तक पहुंच गई? ये सभी अल्दाहरा कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे, जो रक्षा क्षेत्र में कंसल्टेंसी का काम कर रही थी। अगस्त 2022 में इन 8 और अल्दाहरा के मालिक एक ओमानी नागरिक को कतर की खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया। मध्य सितंबर में कतर में भारतीय दूतावास को इन 8 के परिवार के जरिए ये जानकारी मिली। भारतीय दूतावास से बातचीत के बाद इन्हें परिवारों को फोन करने की इजाजत मिली। इस बीच नवंबर 2022 में ओमानी नागरिक को छोड़ दिया गया। सुनवाई इसी साल 29 मार्च से शुरू हुई। 7 सुनवाइयों के बाद इन 8 को मौत की सजा सुना दी गई। अब सवाल ये है कि इन्हें इस सजा से बचाकर लाने के लिए भारत के पास क्या रास्ते हैं। कतर के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है 2015 में, जब उनके अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ एक ट्रीटी जो हुई है वो साइन की गई है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी को इस तरह की सज़ा होती है या कोई भी इस तरह की मुश्किल में फंसता है तो उसको वापस भारत भेजा जा सकता है बाकी की सज़ा काटने के लिए। ऐसे समझौते जो हुए हैं वो करीब 31 देशों के साथ हैं। इसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, TSP। भारत ने कहा है कि वो हर कानूनी कोशिश करेगा। अब भारत कैदियों को वापस भेजने के समझौते पर अमल की बात कर सकता है। इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है। राजनयिक और उससे ऊंचे स्तर पर माफी या सजा कम कर वापस भारत भेजने की कोशिश कर सकता है। कतर के अमीर से माफी की गुजारिश कर सकता है। किसी भी तरह बात न बने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। मीडिया में खबरें आई हैं कि मामला जासूसी का है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर वापस देश भेज दिया जाता है। उम्मीद है कतर से अच्छे रिश्ते इस मामले में काम आएंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महुआ मोइत्रा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद ईडी ने पश्चिम बंगाल में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। राशन वितरण घोटाले को लेकर उनके घर और उनकी जगहों पर करीब 20 घंटे तक आज रेड चली। वहीं महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए 5 नवंबर के बाद का समय मांगा, जबकि कमेटी ने उन्हें 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार महुआ मोइत्रा पर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जब संसद का मेल ID या मेंबर पोर्टल किसी संसद को मिलता है तो हम NIC के साथ एक करार करते हैं, जिसका पहला ही बिंदु है कि इस मेल ID पासवर्ड को गोपनीय रखा जाएगा, किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। मैंने तो सोच समझकर इस करार पर हस्ताक्षर किया है। डिग्री वाली ने पढ़ा है या नहीं, ये चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा बेचती है। तो ये पूरा उनका ट्वीट रहा है। उधर उत्तराखंड स्टिंग केस में CBI एक्शन मोड में है। आज CBI ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पूछताछ के लिए नोटिस दिया। हरीश रावत को अस्पताल में नोटिस दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने भी तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आज जॉली ग्रैंड अस्पताल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने बड़ी अहम संस्था आई, मुझे नोटिस भी सर्व किया गया। हरीश रावत के साथ हरक सिंह रावत को भी नोटिस दिया गया है। हालांकि बाद में ये कहा गया कि वॉइस सैंपल के लिए पहुंचे थे, ना कि पूछताछ के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। एनसीपी और शिवसेना ठाकरे गुट ने भी पलटवार किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। जब मिल गया भतीजे अजीत पवार का साथ तो चाचा से कर लिए दो हाथ। केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरडी के दौरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जमकर घेरा। 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर पीएम ने न केवल किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और अपनी ही सरकार को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते नरम गरम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं, तो उन्हीं की पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी भी मोदी ने करार दिया है। इतना ही नहीं तो शरद पवार भी जरूरत पड़ने पर मोदी को समय समय पर मदद करते आए हैं। पीएम मोदी जिस वक्त शरद पवार को आईना दिखा रहे थे, उस वक्त मंच पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बीजेपी शरद पवार को साथ लेने की कोशिश करती रही है, लेकिन वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। हालांकि शरद पवार पर पीएम के हमले का जवाब देने एनसीपी और ठाकरे गुट दोनों सामने आए। संजय राउत ने पवार को पंजाबराव देशमुख के बाद देश का सबसे शानदार कृषि मंत्री बताया, तो एनसीपी ने मोदी को उन्हीं के 2011 में दिए इंटरव्यू की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने शरद पवार को किसानों के लिए काम करने वाला नेता बताया था। पंजाबराव देशमुख के बाद शरद पवार देश को मिले सबसे शानदार कृषि मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी जितनी मदद की उतनी आज प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी भी नहीं करते होंगे। एवढे आताही होत नसेल। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 के दिसंबर महीने में उन्होंने शरद पवार साहब के बारे में एक मुलाकात दी थी और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि शरद पवार साहब का हर एक जो पैर है वो विकास की दृष्टि में और शेतकरी के विकास की दिशा में जाता है। मतलब शरद पवार साहब जो भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हो, शेतकरी मतलब किसान और किसान के हित में उनका निर्णय होता है। इस प्रकार का वक्तव्य आदरणीय मोदी साहब ने किया, अपने इंटरव्यू में दिया था। महाराष्ट्र में आकर शरद पवार पर मोदी का हमला बताता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में शरद पवार से दो हाथ करने के मूड में है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राजस्थान से खबर है, वहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 7 वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आते हैं तो 15 लाख तक की मुफ्त बीमा सहायता दी जाएगी। सरकारी कॉलेज के पहले साल में फ्री लैपटॉप या टैबलेट होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून लाएंगे। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा की गारंटी भी की बात कही है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीदी है। परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये प्रति वर्ष और 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा अशोक गहलोत ने किया है। पहली गारंटी में बता दें आपको, गृह लक्ष्मी योजना परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। अब NFA के जो लोग हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम लोग। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की
तर्ज पर वहाँ गोधन गारंटी है, चौथी और पांचवी गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें कि जयपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। ये प्रदर्शन ईडी की कार्रवाई के विरोध में था। कल ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन भेजा था। साथ ही राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी ईडी की रेड हुई थी। खबर कुपोषण से जुड़ी हुई चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक लिखित जवाब में बताया है कि 2023 से पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे राज्य में कुपोषित पाए गए। पिछले साल हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक सरकारी रिपोर्ट के जरिए बताया था कि कैसे पोषण आहार को स्कूटर ऑटो में ढोकर घोटाला हुआ। बस उसी वक्त सदन में हमारी रिपोर्ट पर हंगामा हुआ। पोषण से संबंधित सवालों पर कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक रिपोर्ट। शिवपुरी के पोहरी में 3 साल की संजना पहले जुलाई में पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुई, फिर मेडिकल कॉलेज में, फिर सितंबर में एनआरसीआई डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन कुपोषण ने उसकी आंखें छीन ली। माँ बाप मजदूरी करते हैं, छोटी सी बच्ची को सरकार पोषण का निवाला नहीं खिला सकी। यहाँ एनआरसी में 12 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें संजना की बहन कविता भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में सदन को बताया था कि 2023 के पहले 3 महीनों में लगभग 78,000 बच्चे राज्य में कुपोषित पाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी बताया गया कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 21,631 बच्चे गंभीर रूप से, 57,602 बच्चे मध्यम कुपोषित मिले। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 कहता है कि प्रदेश के 91% बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, 36% बच्चे स्टेंटेड हैं, यानी उम्र के हिसाब से इनकी लंबाई और वजन कम है, जबकि 33% बच्चे अंडरवेट हैं। 19% बच्चे वेस्टेड यानी उम्र के हिसाब से दुबले हैं। 5 साल से कम उम्र के 7% बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा इन सवालों से गूंज रही होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों ने सबसे कम सवाल महिला और बाल विकास विभाग से ही पूछे हैं, 735। मध्य प्रदेश की वर्तमान 15वीं विधानसभा में 29,484 प्रश्न पूछे गए। सबसे अधिक संख्या 2205 शहरी विकास और आवास पर, उसके बाद पंचायत और ग्रामीण विकास पर 2056 और फिर राजस्व विभाग पर 1,997 सवाल पूछे गए। मामले पर सदन में सर्वदलीय चुप्पी रही, लेकिन बाहर कांग्रेस हमलावर है। वहीं बीजेपी कह रही है अच्छा काम किया इसलिए सवाल कम हुए। प्रश्न कम पूछे गए, इसका मतलब सरकार की व्यवस्थाएं ठीक थी। बेटियों के सुरक्षा की दृष्टि से, कुपोषण बच्चों के जो हुआ है उसको सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए कम प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश के 66 लाख बच्चों में 6 साल से जो ज्यादा के 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 51% बच्चे बौने हैं, यानी अपनी एवरेज हाइट से कम है। तो मेरा सीधा प्रश्न है शिवराज जी से कि क्या आपको मध्य प्रदेश की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, चाचा ने, ताऊ ने, भाई ने इसीलिए मामा बनाया था कि आप अपने बच्चों को बौना कर दो? एक दिन शिवराज जी कहीं किसी जगह पे सभा में थे, कह रहे थे कुपोषण जो है मेरे माथे पे लगा हुआ कलंक है, कांग्रेस धोएगी उस कलंक को। आप अब बोरिया उठाइए, बिस्तर उठाइए और उस कलंक के प्रायश्चित करने आप कृपा करके अब यहां से चले गए। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा अपने पीछे कुछ ऐसे आंकड़े छोड़ रही है जिस पर इसके सदस्यों को गर्व नहीं होगा। इस विधानसभा में औसतन केवल 16 दिन काम हुआ, जबकि पिछले कार्यकाल में 27 दिन और उससे पहले के कार्यकाल में 33 दिन काम हुआ था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भी अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता की उपस्थिति बहुत कम थी। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिवर्ष औसतन केवल 16 दिनों के लिए बैठी। 2019 में अधिकतम 26 बैठकें हुई, जबकि 2020 में केवल 4।
सवाल, संवाद और बहस। लेकिन जब साल के 365 दिन सिर्फ 16 घंटे ये विधानसभा बैठेगी और उसमें भी कई घंटे शोर शराबे में बर्बाद हो जाएं, उस विभाग से सवाल ही ना हो जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तो कोई करे भी तो क्या। 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि पोषण आहार बनाने वाली कंपनी और सरकार के बीच साठगांठ लगती है। पिछले कुछ सालों में 1397 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है, लेकिन पूरी व्यवस्था ये साबित करने में लगी रही कि उन बच्चों का कोई वजूद ही नहीं था। उम्मीद थी कि इस विधानसभा में ये सवाल उठते, लेकिन सवाल पूछेगा ही कौन, आखिर ये बच्चे वोट बैंक जो नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इजराइल हमास की जंग के साथ पश्चिमी एशिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका को धमकी देने के बाद ईरान की सेना ने अब युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार युद्धाभ्यास में 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स शामिल हुए। ईरान की सेना के मुताबिक इस ड्रिल का मकसद संभावित खतरों का सामना करना है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी है। ईरान ने कहा है कि गाज़ा में हमले जारी रहे तो अमेरिका पर भी इसकी आंच आएगी। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया को उन 6000 फिलिस्तीनियों का भी समर्थन करना चाहिए जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। टाटा ग्रुप अब भारत में आईफोन्स बनाएगा। एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील शुक्रवार को फाइनल हो गई। टाटा के टेक ओवर के बाद भारत को एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए अपनी पहली डोमेस्टिक लाइन मिल जाएगी। अब मेड इन इंडिया आईफोन दुनिया भर में बिकेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन एंड सप्लाई चेन ट्रांजिशन। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।